जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है किरण कंपटीशन टाइम्स के इस भारतीय इतिहास के सीरीज़ में, जिसमें कि हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास को कंप्लीट करेंगे, जो कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी, आर ओ, ए आर ओ, यूजीसी, नेट और पुलिस भर्ती, एसएससी, रेलवे, बैंक और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों हमने इसका 2 पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया है। पहले पार्ट में हमने परिचय देखा था, दूसरे पार्ट में हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत और ताम्र पाषाणिक काल यहाँ तक कंप्लीट करा दिए। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम इस तीसरे पार्ट में करेंगे सैंधो सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जिसे बोला जाता है। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये। दोस्तों इसी तरीके से हम पूरे टॉपिक, इसमें जितने भी दिए हुए टॉपिक सारे के सारे कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता यही से बोला जाता है। दोस्तों हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चार्ल्स मैसन को 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की थी। किसने? चार्ल्स मैसन ने दोस्तों 1826 में। और उसके बाद दोस्तों 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेल लाइन पर प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य होने का प्रमाण जो है जेम्स विलियम व वर्टन बंधु द्वारा दिया गया था। और दोस्तों इस सभ्यता को साधारणतः 3 नामों से जाना जाता है, 3 नामों का प्रयोग होता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी से बोला जाता है। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक पृष्ठभूमि है, तो उसको देखते हैं। तो प्रारंभ में दोस्तों क्या था कि पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात जो कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई है, तब यह सोचा गया था कि यह सभ्यता जो है अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक सीमित थी। अतः इसे क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि ये दोस्तों सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। इसी वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता पहले इसको कहा गया। फिर उसके बाद क्या होता है? हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, तो इसका नाम फिर हड़प्पा संस्कृति पड़ा, क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में चला है। तो इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः जो है आपका सिंध घाटी में पड़ता है। किसका? हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल। और दजला, फरात और नील घाटी सभ्यता की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए फेमस है। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, जो कि आपका दजला, फरात और नील घाटी में सभ्यता ये विकसित हुई थी। याद रखिएगा। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था, खोज किया था। किसने किया था दोस्तों? राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देश में। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। और दोस्तों इस सभ्यता के अब तक 2000 से अधिक जो है जगहों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, विभाजन से पहले जो है आपका उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के उपरांत जो है 1947 जो है कि तक जो है आपका पाकिस्तान में चले गए। अपवाद स्वरूप 2 स्थल को छोड़कर। 2 स्थल कौन सा? कोटला निहंग खान जो कि रोपड़ में पड़ता है और सतलज नदी पर तथा सतलज नदी पर है, और ये रंगपुर मादर नदी के तट पर जो आपका कठियावाड़ जो पड़ता है, ये भारतीय सीमा क्षेत्र में शेष बचे हुए हैं। ठीक है, कौन सा? कोटला, निहंग खान और रंगपुर, 2 स्थल। ठीक है, तो काल निर्धारण देखा जाए तो क्या था इसमें? तो सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता जो है आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी जो दोस्तों आकस्मिक प्रतीत होता है। अचानक से दोस्तों इस सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ विद्यमान का है, अलग अलग निर्धारण तिथि दिया गया है इस सभ्यता का। तो जॉन मार्शल ने दोस्तों आपका 3250 ईसा पूर्व से आपका 2750 ईसा पूर्व के काल को माना है इस सभ्यता में। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व को माना है।
माथो स्वरूप वत्स ने आपका 2700 से 2500 ईसा पूर्व को माना है इस काल के लिए। और आपका सीजे गैड ने दोस्तों 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व माना है। मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। फेयर सर्विस ने दोस्तों 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना है। दोस्तों इस क्षेत्र में जो है आपका सबसे पहला जो प्रयास था जॉन मार्शल का रहा है। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईस्वी निर्धारित किया है दोस्तों। और रेडियो कार्बन 14 C14 जिसे कहा जाता है जैसी नई विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है आपका हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व माना गया, जो सर्वाधिक मान्य है। सबसे ज़्यादा मान्य दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता का कौन सा काल है? ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना गया है, जो कि रेडियो कार्बन 14 के द्वारा। ठीक है, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में थी दोस्तों। मतलब कि लगातार ये सभ्यता जो है डेवलप करती जा रही थी। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट यहाँ चार्ट दिया है वो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों 1921 में दोस्तों आपका उत्खनन हुआ था इसका। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ये जगह जो है दोस्तों आपका मांट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में इसका उत्खनन हुआ था आर डी बनर्जी के द्वारा। और सिंध का लरकाना जिला पाकिस्तान में भी स्थिति है इसकी। ठीक है, सूत कांगेडोर 1927 ईस्वी में दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था R.L. स्टाइन के द्वारा। और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ये। और चनहुदड़ो दोस्तों आपका 1931 में इसका उत्खनन हुआ था और ये M.G. मजुमदार के द्वारा। और ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर जो है आपका 1935 से 47 के दौरान इसका उत्खनन हुआ था और ये माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। और ये दोस्तों अहमदाबाद कठियावाड़ भारत में जो कि स्थित है। कोट दीजी की बात करें तो 1935 में इसका उत्खनन हुआ था दोस्तों धुर्रे के द्वारा। और ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़ 1953 से 55 में दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था, 53 से 55 के दौरान में। और यज्ञवत शर्मा द्वारा। और ये पंजाब भारत में स्थित है। कालीबंगा 1953 में उत्खनन हुआ था ए घोष के द्वारा। और ये गंगानगर राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल आपका गुजरात में है, जो कि अहमदाबाद कठियावाड़ में। और इसका उत्खनन जो हुआ था 1955 से 63 के दौरान में हुआ था S.R. राव के द्वारा। ठीक है, और ये आलमगीरपुर की बात करें तो 1958 में उत्खनन हुआ था दोस्तों यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। मेरठ उत्तर प्रदेश में ये स्थित है दोस्तों। सुरकोटदा दोस्तों 1972 से 75 के दौरान इसका उत्खनन हुआ था जगतपति जोशी के द्वारा। और ये कक्ष गुजरात में स्थित है, इसकी स्थिति है। बनवाली ये 1973 से 74 के दौरान में इसका उत्खनन हुआ था R.S. विष्ट के द्वारा। और ये हिसार हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा दोस्तों 1990 से 91 के दौरान में इसका उत्खनन हुआ था R.S. विष्ट के द्वारा हुआ था। और ये कक्ष का रन गुजरात में स्थित है ये दोस्तों। राखी घड़ी दोस्तों का हरियाणा में स्थित है और इसका उत्खनन 1997 से 99 के दौरान में हुआ था अमरेंद्र नाथ के द्वारा। दैमाबाद दोस्तों कहाँ पे है? अहमदनगर महाराष्ट्र में है दैमाबाद। और दोस्तों दैमाबाद का उत्खनन हुआ था 1974 से 1974 टू 79 के दौरान और J.P. जोशी के द्वारा। और देसलपुर जो है आपका दोस्तों देसलपुर 1963 से 64 के दौरान में इसका उत्खनन हुआ था। और ये किसके द्वारा? KV सौंदर राजन के द्वारा। और ये कक्ष गुजरात में स्थित है ये। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार जो है आपका 80% विस्तार सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास है, याद रखिएगा। अब तक इस सभ्यता के अवशेष जो है आपका पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए गए हैं दोस्तों। और इस सभ्यता का फैलाव जो है उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में दोस्तों मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक है, याद रखिएगा। इस सभ्यता का सर्वाधिक जो है आपका पश्चिमी पुरास्थल कौन है? सूत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। और पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल जो है आपका मांडा जम्मू में है। और दक्षिणी जो पुरास्थल है दैमाबाद में दोस्तों, याद रखिएगा। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही आपका स्टुअर्ट
पिग्गट ने आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। सिंधु सभ्यता के निर्माता देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों या फिर मूल संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और कपाल खोपड़ियां हैं। ठीक है, तो प्राप्त साक्ष्यों से मतलब जो आपका प्रूफ मिला है उससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। कौन कौन सी थी दोस्तों? तो 4 कौन कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो कि काकेशियन थे, और दूसरा था भूमध्य सागरी, तीसरा था अल्पाइन और चौथा मंगोलियन। ठीक है, तो आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। ठीक है दोस्तों, किसी प्रजाति विशेष द्वारा आपका सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन या फिर संस्थापन करने के संबंध में इतिहास एवं पुरातत्वविदों के मध्य काफ़ी जो मतभेद है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को द्रविड़, ब्राहुई, सुमेरियन, पड़ी, असुर, वृत्त, बाहिक, दास, नाग, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया जाता है, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से जो है आपका सहमत है कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। याद रखिएगा, द्रविड़। दोस्तों ये मैचिंग करने को आता है, इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए इसको। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने माना कि दोस्तों आर्य जो है आपका सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं, और गार्डन चाइल्ड के द्वारा सुमेरियन और राखलदास बनर्जी के द्वारा द्रविड़ को मानते थे, और व्हीलर जो है आपका दस्यु एवं दास को। अब देखिए मुख्य स्थल के बारे में। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक केंद्रीय नगर था, सेंट्रल नगर, और आपका तटीय नगर और पत्तन जिसको बोलते हैं आपका, जो कि तट के किनारे हैं नगर। ठीक है, और अन्य नगर एवं कस्बे देख लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय नगर की बात करें दोस्तों तो सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, जो कि समकालीन बड़ी बस्तियां थी। ठीक है, तो पहले हड़प्पा के बारे में देखते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आपका मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल स्थित है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा। और हड़प्पा के टीले या फिर ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जो सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेर्सन ने दी थी दोस्तों, 1826 में। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया, और 1923 से इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आरंभ हुआ है। 1926 में आपका माधो स्वरूप वत्स ने तथा 1964 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि R37 नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्या नाम है? समाधि R37, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान जो है आपका कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। तो सिंधु सभ्यता के अभिलेख युक्त मोहरें जो आपका सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। नगर की रक्षा के लिए पश्चिमी की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की दोस्तों, माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष: एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे कि उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष आदि मिले हैं दोस्तों। यहीं से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से दोस्तों? हड़प्पा से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहीं से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं।
सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। ठीक है, यह सिंध से लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी पहली बार राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन है, विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय जो है आपका दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है दोस्तों। ठीक है, विशाल अन्नागार जो है आपका मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी, विशाल अन्नागार, जो कि आपका 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है, याद रखिएगा। जॉन मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है, जो जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। स्नानागार में प्रवेश हेतु उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां भी बनी थीं। मोहनजोदड़ो ने नगर योजना के अंतर्गत जो है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो है आपका राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। इनमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को आपका स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था, इसीलिए दोस्तों इसे स्तूप टीला कहा जाता है, स्तूप टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में दोस्तों महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी जो कि योगी की मूर्ति मिली है दोस्तों, ये मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। यहाँ कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है दोस्तों। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। हर घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अब चनहुदड़ो के बारे में देख लीजिए। तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम जो खोज की थी, पहली बार खोज 1931 में हुई थी, M.G. मजुमदार ने की थी 1931 में। 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन मैके ने किया था। ठीक है, मैके ने। तो यहाँ सैंधो संस्कृति के अलावा भी दोस्तों प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे कि आपका झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति कहते हैं, उसके भी अवशेष यहाँ से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ से, चनहुदड़ो से। यहाँ के निवासी जो है आपका कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि यह मनके, सीप, स्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख कौन कौन सा, अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि यहाँ से मिले हैं दोस्तों। चनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं दोस्तों। चनहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति अवशेष यहाँ से मिले हैं, लेकिन किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है यहाँ से दोस्तों। ठीक है, लोथल के बारे में देखा जाए तो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, लोथल को। तो अहमदाबाद जिले गुजरात में दोस्तों स्थित है लोथल। ठीक है, अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला गांव से 50 किलोमीटर दक्षिण में दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की पहली बार खोज डॉक्टर S.R. राव ने 1955 से 63 के दौरान में की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ये दोस्तों कौन दोस्तों, लोथल जो है आपका, लोथल दोस्तों पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर ना खुलकर सड़क की ओर खुलता था, सड़क की ओर। ठीक है, उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई है, उनमें लोथल एक लघु हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लोथल दोस्तों फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल जो है आपका सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर
लोथल से जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था दोस्तों, ठीक है। ये बंदरगाह था आपका मेन उस समय। तो लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों। लोथल में जो है आपका गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ के बाजार में शंख का काम जो करने वाले दस्तकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने थे, ठीक है। पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। यहाँ लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी, जिसे कि डाक यार्ड कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। और दोस्तों यहाँ से चलाक लुमड़ी का अंकन भी प्राप्त हुआ है लोथल से, जो संभवतः पंचतंत्र से प्रेरित है। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख क्या है, बंदरगाह मिले हैं लोथल से, धान चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहरें मिली हैं दोस्तों, घोड़े की लघु मृद मूर्ति मिली है, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, अग्नि वेदी के साक्ष्य की भी प्राप्त हुए। कहाँ से, लोथल से दोस्तों, ठीक है। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड उपकरण, मोहरें, बाट एवं माप तथा पषाण उपकरण है, ठीक है। कालीबंगा के बारे में देखिए तो सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी दोस्तों कालीबंगा, तो जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। और इस प्राक हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहली बार ए घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों। कहाँ से, कालीबंगा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीबंगा में किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक प्लेटफॉर्म, मतलब अलग अलग थे, ठीक है। कालीबंगा में दोस्तों किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक थे, ठीक है। किंतु परस्पर जो समृद्ध खंड है, एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा जो है आपका अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इस स्थल के पश्चिमी में कब्रिस्तान है, ठीक है, पश्चिम में। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना जो है आपका मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि कालीबंगा के घर जो है आपका कच्ची ईंटों से बने थे, इसके विपरीत जो है, इसके उलट जो है आपका मोहनजोदड़ो के घर अधिकांश जो है पक्की ईंट से थे। याद रखिएगा, कालीबंगा के जो घर थे दोस्तों आप कच्ची ईंट के बने थे, और मोहनजोदड़ो के घर जो है अधिकांशतः ज़्यादातर पक्की ईंटों के थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या फिर शहरी जल निकास प्रणाली भी नहीं थी यहाँ पर कालीबंगा में। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड परवर्ती हड़प्पा संस्कृति युग में भी प्रयुक्त किए जाते रहे। यहाँ किए गए उत्खननों से हड़प्पाकालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है। सेलखड़ी की मोहरें एवं मिट्टी की छोटी मोहरें, सीले जिसे बोलते हैं, महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थीं, जिनके वर्ण हड़प्पाकालीन लिपि के समान है दोस्तों। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कौन कौन से मिले हैं, यहाँ से कालीबंगा से क्या क्या मिला है दोस्तों, बेलनाकार मोहरें, हल के निशान यानी कि जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या फिर अग्निकुंड इसे बोला जाता है, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां भी यहाँ से मिली हैं कालीबंगा से। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ कौन कौन सी थी, पूर्ण समाधिकरण विधि थी, आंशिक समाधिकरण विधि थी एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा 3, ठीक है। कालीबंगा जो है आपका सरस्वती जो कि घग्गर नदी के किनारे पर था। यहाँ से शल्य क्रिया व भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ दोस्तों बॉक्स में आप लोग देख लीजिए कौन सी जगह कौन से नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी, रोपड़ सतलज नदी, मांडा जो है चिनाब नदी। ये मैचिंग करने के लिए आता है, मिलान करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी जो कि प्राचीन सरस्वती एवं दृश्यवती थी दोस्तों। लोथल भोगवा नदी, सुत कांगेडोर दाश्क नदी, बालाकोट जो है आपका विंदार नदी जो कि अरब सागर में दोस्तों आपका, सोतका कोह जो कि शादी कौर नदी जो कि अरब सागर में है दोस्तों, आलमगीरपुर हिंडा नदी, रंगपुर मादर नदी के किनारे, कोटदीजी जो है सिंधु नदी,
बनावली दोस्तों प्राचीन सरस्वती नदी, चनहुद्रो सिंधु नदी। अब हम लोग बनवाली के बारे में देखते हैं दोस्तों। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये, और इस पूरा स्थल का उत्खनन जो है आपका R.S. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने आपका 1973 में किया था। ठीक है, यहाँ कालीबंगा की तरह दो सांस्कृतिक अवस्थाओं, प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं दोस्तों कालीबंगा से। ठीक है, मतलब कहाँ, बनावली में। ठीक है, बनावली में। तो बनवाली में दोस्तों जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी का अभाव था। यहाँ पर दोस्तों बनवाली में दोस्तों जल निकासी प्रणाली का अभाव था। ठीक है, जल निकासी प्रणाली यहाँ पर विद्यमान नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, बनवाली से प्राप्त भौतिक अवशेष काफ़ी समृद्ध हैं। यहाँ से सिंधु कालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन मिले हैं, सेलखड़ी की अनेक मोहरें और सिंधु सभ्यता कालीन विशिष्ट लिपि से युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मोहरें मिली हैं दोस्तों बनवाली से। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष प्रमुख हैं। कहाँ से? बनवाली से। तो यहाँ से हल की आकृति जो कि खिलौने के रूप में थी वो मिली है, तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष मिले हैं, मन के मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं, तांबे के बाड़ाग्न मिले हैं, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं, चर्ट के फलक, सेलखड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें आदि दोस्तों कहाँ से? बनावली से मिले, याद रखिएगा। सुरकोटदा के बारे में देख लीजिए। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की सबसे पहली बार खोज जो है जगपति जोशी ने 1964 में की थी। सुरकोटदा एक महत्वपूर्ण प्राचीन युद्ध सिंधु कालीन महत्वपूर्ण बस्ती है दोस्तों। सुरकोटदा क्या है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण प्राचीन युद्ध सिंधु कालीन महत्वपूर्ण बस्ती है ये। ठीक है, और इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं दोस्तों, जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। केवल कहाँ से मिली है दोस्तों? सुरकोटदा से। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के अवशेषों में प्रमुख कौन कौन से हैं? घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह यहाँ से मिला है दोस्तों सुरकोटदा से। रंगपुर के बारे में देख लीजिए। तो यह स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज जो है 1935 ईस्वी में M.S. वत्स तथा 1947 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। यह सैंधो संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं यहाँ। ठीक है, कहाँ पर? रंगपुर में दोस्तों। उल्लेखनीय है कि यहाँ से प्राप्त अवशेषों में ना कोई मुद्रा और ना ही मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से आपका ना तो कोई मुद्रा मिली है, ना ही मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? रंगपुर से दोस्तों। और दोस्तों रंगपुर को हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृद भांड, पत्थर से फलक आदि मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? रंगपुर से। कोट दीजी के बारे में देखिए। तो यह खैरपुर में, ये सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है, और इस स्थल की पहली बार खोज जो है आपका धुरे ने 1935 में की थी। 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई कराई थी। यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति की अवस्था दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ? कोट दीजी में। तो संभवतः पाषाणयुगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ हुआ है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मुख्य अवशेष क्या क्या हैं आपका? वाड़ाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, ठीक है, धातु के उपकरण तथा हथियार यहाँ से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? कोट दीजी से। अब धौलावीरा के बारे में देखिए। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में यह स्थित है आपका धौलावीरा। आज एक साधारण गांव है। इसकी खोज पहली बार 1967 से 68 ईस्वी के दौरान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के G.P. जोशी ने की, तथा 1990-91 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने उत्खनन कार्य करवाया था इसका। धौलावीरा जो है आपका वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है दोस्तों। ठीक है, इस श्रेणी में दूसरा जो कौन सा है? विशाखा। और इस श्रेणी में दोस्तों दूसरा जो है आपका विशालतम नगर हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है दोस्तों। ठीक है,
राखी गढ़ी और धौलावीरा जो है दोस्तों, ये हड़प्पा कालीन जो है दो सबसे विशालतम नगर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी, 27 जुलाई 2021 को। ठीक है, यह स्थल भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है। इस आकार के 3 अन्य नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और बहावलपुर में गनेड़ीवाल। अब यह दोस्तों तीनों नगर कहाँ पर है? ये तीनों जो जगह है, अब ये तीनों नगर पाकिस्तान में है। ठीक है, धौलावीरा में कुछ समय पूर्व की गई खुदाई में एक अन्य विशाल एवं भव्य हड़प्पाकालीन नगर के अवशेष मिले हैं। इस नगर की विशालता का पता जो है व्यापक दुर्गबंदी या सुरक्षा व्यवस्था से युक्त प्रभावशाली नगर योजना, सुंदर जल प्रणाली तथा 1000 वर्ष से अधिक समय तक स्थायी रहने वाली क्रमिक बस्तियों में से एक लंबे चरण से लगा है। दोस्तों, धौलावीरा की अनेक विशेषताएं हैं अद्वितीय, तो जो किसी भी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल में नहीं पाई गई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अन्य हड़प्पाकालीन नगर दो भाग। दोस्तों, अन्य हड़प्पाकालीन नगर जो है आपका दो भाग हो, किला या नगर दुर्ग, और दूसरा क्या है, निचले नगर में विभाजित थे। ठीक है, तो किला या फिर निचले नगर में विभाजित थे दोस्तों अन्य हड़प्पाकालीन नगर। ठीक है, जिनमें से दो भाग दोस्तों आपका आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, जैसा कि धौलावीरा में देखने को मिलता है। RS विस्ट के अनुसार धौलावीरा की जनसंख्या लगभग 20,000 थी। किसी भी सिंधु सभ्यता कालीन नगर में कहीं भी अन्यंत्र परकोटेदार अथवा परकोटे रहित भागों को जोड़ते हुए एक समान परिधीय क्षेत्र की व्यवस्था नहीं मिलती है दोस्तों। धौलावीरा के मध्य या केंद्र में स्थित प्राचीर युक्त क्षेत्र, जिसे मध्यमा नाम दिया गया है, का शासक वर्ग के संबंधियों या फिर प्रशासकीय अधिकारियों के आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता होगा। मध्यनगर या फिर मध्यमा केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। यहाँ से बड़े पैमाने पर श्वेत पत्थरों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। सफ़ेद पत्थर के प्रयोग का कहाँ? धौलावीरा में। और दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा साइन बोर्ड भी पाया गया धौलावीरा से, जिस पर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 17 सैंधो लिपि अक्षर प्राप्त हुए हैं। नैसारी पाकिस्तान में जो कि से सिंदूर भरी मृण मूर्ति मिली है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धौलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी। अन्य नगर के बारे में देखा जाए, मुंडी गाक नामक हड़प्पाकालीन पुरास्थल कहाँ? अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। मांडा जो है आपका पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मांडा एक छोटी हड़प्पाकालीन बस्ती थी। यहाँ से विशेष प्रकार के मृत भांड, टेराकोटा के आदि प्राप्त हुए हैं। मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, रोपड़ जो है आपका पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो 1950 में बीबी लाल ने की थी, जबकि 1953 से 55 में दोस्तों जगदत्त शर्मा ने खुदाई करवाई थी इसकी। यहाँ पर की गई खुदाइयों से संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम हड़प्पा 5 स्तरीय क्रम कौन कौन से? आपका हड़प्पा है, पेंटेड ग्रे बेयर चित्रित धूसर मिनट बांड है, नार्दन ब्लैक पॉलिश उत्तरी काली पॉलिश वाले, कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों खुदाई करने पर। तो मानवीय शवाधान या कब्र के नीचे एक कुत्ते का शवाधान बड़ा रोचक है। ऐसा दृष्टांत किसी भी हड़प्पाकालीन स्थल से हमें प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण युग में बुरजाहोम जो कि कश्मीर में वहाँ प्रचलित थी ऐसी प्रथा। ठीक है, आलमगीरपुर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। ये इस पुरास्थल की खोज में भारत सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान रहा है। नगर नियोजन के बारे में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं निकास प्रणाली है।
यह नगर योजना जाल पद्धति पर व्यवस्थित आधारित है। ठीक है, कौन? हड़प्पा सभ्यता जो है आपका। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिमी दिशा में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा स्थित टीलों पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। लोथल एवं सुरकोट्टा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, लेकिन कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली न होने एवं कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है। दोस्तों, कालीबंगा में क्या है कि जल निकास की व्यवस्था नहीं थी, न ही यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान थे, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसा था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। केवल मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से एक स्तूप अवशेष मिला है, यद्यपि इसे कुशालकालीन माना गया है। दोस्तों, हड़प्पा कालीन नगरों में चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी करने का मकसद क्या था? नगर की शत्रुओं के प्रबल आक्रमणों से रक्षा करना नहीं था, अपितु लुटेरों और पशु दस्युओं से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय थे। दोस्तों, जो हड़प्पाकालीन नगरों में चारों तरफ से जो किलेबंदी की गई थी वो शत्रुओं से रक्षा के लिए, आक्रमणों से रक्षा के लिए नहीं की गई थी, बल्कि लुटेरों और पशु जो लूटने वाले थे दस्युओं को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। ठीक है, न कि शत्रुओं से रक्षा के लिए। सड़कें देखा जाए तो सड़कें जो है आपका गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी, सड़कें और गलियां। ठीक है, मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। दोस्तों, कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों की एक समानुपातिक ढंग बनाया गया था। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। ठीक है, आमतौर पर नगरों में प्रवेश के लिए पूर्वी सड़क से होता था। ठीक है, प्रवेश जो है एंट्री होती थी पूर्वी सड़क से होती थी और यहाँ यह प्रथम सड़क से मिलती थी जाकर। उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। दोस्तों, नालियों के बारे में बात करें तो जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं प्राप्त होती है। ये नालियाँ जो है ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थीं। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार, जो कि गारा बोला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता था, पर कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था नालियाँ बनाने में। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होता था, जो मुख्य नालियों में गिरती थी जाकर। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी तथा हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण थी। दोस्तों, कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। दोस्तों, कालीबंगा के अनेक घरों में। ठीक है, ईंटें देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बनते थे, जबकि कालीबंगा व रंगपुर नगर जो है आपका ये कच्ची ईंट से बने थे। दोस्तों, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई पक्की ईंटों से बनते थे। केवल कालीबंगा और रंगपुर नगर को छोड़कर ये कच्ची ईंटों से बनते थे। ठीक है दोस्तों, बॉक्स में देखते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा पुरास्थल जो है आपका किस क्षेत्र में स्थित था। तो अफगानिस्तान में दोस्तों मुंडेगाक शोरतुगुई, ठीक है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, ये है दोस्तों आपका यहाँ पर मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, राणा गुंडई, कुल्ली, क्वेटा घाटी, ये दब सादात एवं दबार कोट आदि। सिंध में दोस्तों आपका कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चनहुद्रो, जूरी, रोदड़ो आदि ये सिंध में स्थित है, सिंध क्षेत्र में। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में दोस्तों हड़प्पा, डेरा इस्माइल खाना, रहमान ढेरी, जलीलपुर आदि ये पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और रोपड़ जो कि रूपनगर और चक 86, बाड़ा, संघोल आदि दोस्तों ये पंजाब भारत में स्थित है। ठीक है, और राखी गढ़ी दोस्तों आपका प्री हड़प्पन जो कि था बनवाली, मिताथल, दौलतपुर, रिसवल आदि ये हरियाणा में स्थित है।
ठीक है। और मांडा दोस्तों चिनाब नदी के किनारे जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास जो कि सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है ये सब। और दोस्तों लोथल, रंगपुर और रोजड़ी, ये रोजड़ी, प्रभास, पाटन जो कि सोमनाथ भगत राव मेघराम में स्थित है, ये दोस्तों कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। और दोस्तों धौलावीरा, देशलपुर और सुरकोटा, ये दोस्तों कक्षकरण गुजरात में स्थित है ये, ठीक है। और कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा बनावली एवं राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन स्थल है जो कि रंगपुर एवं रोपड़ी हड़प्पोत्तर युगीन है दोस्तों, जो कि आपका कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। दोस्तों सभी प्रकार के ईंटों की भी एक विशेषता थी, वे एक निश्चित अनुपात में बने थे और अधिकांशतः ज़्यादातर जो है आपका आयताकार थे, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दोगुनी तथा ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी, ठीक है। अर्थात लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात क्या था, 4:2:1 का था, ठीक है। सामान्यतः एक ईंट का आकार जो है 10.25 × 5 × 2.25 था, ठीक है। यद्यपि बड़े ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट 51 सेंटीमीटर × 26.27 सेंटीमीटर × 6.35 सेंटीमीटर के आकार की थी। दीवार की फर्शों के कोने या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंट का तथा स्नानागार की फर्श बनाने के लिए जलरोधी छोटी ईंट का प्रयोग किया जाता था। भवन के बारे में देखें तो हड़प्पाकालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। कौन कौन सा 3 श्रेणी है, आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नान गृह और अन्नागार आदि। मकानों का निर्माण सादगीपूर्ण किया गया था, उनमें एक रूपता थी, एक जैसे थे। कालीबंगा के कुछ मकान की फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, कुछ मकान के फर्श में, ठीक है। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार बना होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पिछड़वाड़े की ओर खुलते थे, मतलब पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। घर के दरवाजे सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिनमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे तथा 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण हुआ था। प्रत्येक भवन में ढकी हुई नालियां भी होती थीं। राजनीतिक व्यवस्था देख लिया जाए तो हड़प्पा संस्कृति के व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी दोस्तों। ये हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आपका हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, ठीक है। वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिक वर्ग के हाथ में ही था, ठीक है। तो हिलर ने आपका सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा। उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिगट के विचार में आपका सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर के अनुसार दोस्तों मोहनजोदड़ो का शासन जो है आपका राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था, ठीक है। मैके के कथन अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जो है एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। परिवार जो है दोस्तों आपका समाज की इकाई थी। आपका मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः जो है आपका मातृसत्तात्मक समाज था दोस्तों, जो है हड़प्पा समाज था, याद रखिएगा, ठीक है। नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आधार पर रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधो समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे और श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। जैसा कि दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के मकान होते थे, ठीक है। और जैसा कि शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सैंधो समाज जो है अनेक वर्गों में आपका विभाजित रहा होगा। सैंधो सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय अधिक थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के निवासी जो है आपका शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर
तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे दोस्तों। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। ठीक है। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे, मनोरंजन के लिए यूज़ करते थे। ये धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। शवों का अंत्येष्टि संस्कार होता था। पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण में दोस्तों पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे जो शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था और फिर दाह संस्कार होता था। तीसरा, ठीक है, धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो पूरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मात्र देवी पुरुष देवता यानी पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, प्रतीत, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक झील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ही है। बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा है और दाईं ओर क्या है दोस्तों, एक हाथी, एक आपका व्याघ्र एवं हिरण है। ठीक है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार जो है आपका इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः जो है आपका सिंधु सभ्यता से होता है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ। ठीक है। आर्थिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था जो है आपका सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी दोस्तों। आर्थिक जीवन जो है, कृषि के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में दोस्तों हड़प्पा पूर्व अवस्था में कूड़ो यानी कि हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे दोस्तों। कालीबंगा से हालांकि साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा काल में आपका हल जोते जाते थे उस समय। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग होता था। और दोस्तों 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है। चावल जो कि गुजरात एवं राजस्थान में होता था, गेहूं की 3 किस्में थीं, जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि। किंतु सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। याद रखिएगा, प्रमुख जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के खाद्यान्न कौन कौन से थे, आपका खाद्य पदार्थ गेहूं और जौ थे। इंपॉर्टेंट है बहुत। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किए जाते थे दोस्तों। ठीक है। जैसे विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है। अनाज को मतलब जमा किया जाता था वहाँ। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल प्रयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ दोस्तों, लोथल से। याद रखिएगा। सबसे पहली बार कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। यहाँ पर कपास भी पहली बार सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही आपका उत्पन्न किया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन जिसकी उत्पत्ति सिंध में हुई है नाम दिया है। ठीक है। पशुपालन की बात करें तो हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। ठीक है। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। कुबड़ वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता है दोस्तों। ठीक है। लेकिन दोस्तों घोड़े के अस्तित्व का संकेत मिलता है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत जो है आपका मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह पर तथा लोथल में एक संदिग्ध मूर्तिका
के टेराकोटा कहा जाता है उससे मिला है, ठीक है, घोड़े के अवशेष अस्तित्व। गुजरात के सुरकोटा नामक स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर के जो अवशेष मिले हैं वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में इस पशु के प्रयोग का आम प्रचलन नहीं था, लेकिन आपका आमतौर पर इसका प्रचलन नहीं था दोस्तों घोड़े का, ठीक है। गुजरात के निवासी जो है आपका हाथी पालते थे। शिल्प एवं तकनीक की बात करें तो सैंधो लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टिन जो है आपका अफगानिस्तान से, सोना चांदी जो है संभवतः अफगानिस्तान से, और तांबा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे दोस्तों, ठीक है। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये मृद भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिला है, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बर्तन पर लेख नहीं मिले हैं, लेकिन हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिलते हैं दोस्तों। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी दिखाई देती हैं। लिपि के बारे में बात किया जाए दोस्तों, लिपि का विचार सबसे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने व्यक्त किया। कनिंघम के अनुसार इस लिपि का संबंध ब्राही से है। सिंधु लिपि के उद्वाचन का प्रथम प्रयास जो है सन 1925 में L.A. वैडल ने किया था। तत्पश्चात V.V. लाल ने पढ़ने का प्रयास किया था इसे। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। लेखन प्रणाली जो है साधारणता क्या थी, अक्षर सूचक मानी गई है। दोस्तों हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना जो नमूना मिला आपका 1853 में मिला था, और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। याद रखिएगा, प्रकाश में आई है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है दोस्तों हड़प्पा लिपि। तो हड़प्पा लिपि आपका भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफ है, और उनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती थी, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट की जाती थी, ठीक है। अधिकांश जो है आपका अभिलेख मृण मुद्राओं यानी कि सीलों पर हैं। इन सीलों का प्रयोग जो आपका धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। सैंधो लिपि मूल रूप से देशी है और इसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। बाट माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। ये बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार एवं शंक्वाकार आकृति के थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना यानी कि स्केल मिला है। इसका प्रयोग संभवतः आपका लंबाई मापने के लिए किया जाता रहा होगा, स्केल का यूज, ठीक है। मृदभांड की बात करें तो हड़प्पा मृदभांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। यही जो है प्रमुख चित्रकारी थी इसकी। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग के चित्र बने थे। मोहरें की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उनकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश जो मोहरें हैं लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। 500 जो है सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिली है लगभग, ठीक है, अधिकांश। तो अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां खोदी गई हैं। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक जो उपयोग है सेलखड़ी का यूज़ किया गया है सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोहरों को बनाने के लिए सेलखड़ी का। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। सैंधो मोहरें जो है आपका बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार है।
कुछ मोहरों पर देवी देवताओं जैसे कि पशुपति शिव की आकृतियों के चित्रित होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः इनका धार्मिक महत्व भी रहा होगा। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थीं दोस्तों, ठीक है। मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से राज मुद्रांक भी मिले हैं। इससे आपका व्यापारिक क्रियाकलापों का ज्ञात होता है कि व्यापार वगैरह भी होता था, ठीक है। तो लघु मृण मूर्तियाँ जो है आपका सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है कि बनी मूर्तिकाएँ आपका फिगरिन मिली हैं। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनमें कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियाँ मिली हैं दोस्तों। नर और नारी दोनों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, यद्यपि नारी मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं दोस्तों, ठीक है। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी, यानी कि पत्थर शिल्प में हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी ये पिछड़ी हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों हम व्यापार के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े कोठारों तथा ढेर सारी सीलों, मृण मुद्राओं यानी कि एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से होती है। हड़प्पाई लोग व्यापार में धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। वे सारे आदान प्रदान जो है आपका वस्तु विनिमय द्वारा ही करते थे, मतलब यानी कि चीज़ों को जो है एक्सचेंज करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब सिक्के वगैरह नहीं थे, सिक्कों का यूज़ नहीं होता था, ठीक है। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी दोस्तों। बहरीन द्वीप जो है आपका दिलमुन के व्यापारी दोनों देशों के बीच बिचौलिए का काम किया करते थे। दिलमुन का उल्लेख जो है आपका साफ सुथरे नगरों वाले स्थान के रूप में किया गया है। इसे सूर्योदय का देश व हाथियों का देश कहा गया है दोस्तों। किसको? दिलमुन को, याद रखिएगा, ठीक है। मगन का समीकरण ओमान से था दोस्तों। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक ठीकरे के ऊपर आपका सुरेनियन ढंग की नाव के चित्र अंकित हैं। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी जो आपका मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे, एक्सचेंज होता था, ठीक है, वस्तु विनिमय। और मेलुहा का समीकरण जो आपका सिंधु प्रदेश से किया गया है दोस्तों, ठीक है। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नाव के चित्रांकन पाते हैं। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, ठीक है। फिरोजा, लाजवर्द, मणि, हरिताशम और टीन सिंधु घाटी से बाहर से मंगाए जाते थे। सिंधु घाटी में बाहर से मंगाए जाते थे ये सब चीज़ें, ठीक है। सिंध तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृ शक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवासी बैल, बत्तख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार था दोस्तों, ठीक है। सिंध प्रदेश एवं ईरान के बीच विनिमय की कड़ी व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप में थी, ठीक है दोस्तों। कहाँ थी? बहरीन द्वीप में थी। अब देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उत्थान एवं अवसान के बारे में। तो हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मुख्यतः जो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच रहा। इस संस्कृति के जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही, एक समान थी। हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। हड़प्पा पूर्व किसान जो है उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे। सिंधु सभ्यता के मकान जो है आपका आयताकार थे दोस्तों, याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था देख लीजिए तो मध्य एवं पश्चिमी भारत में दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। ये इनका काल जो है आपका मोटे तौर पर 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है दोस्तों, ठीक है, नागरिकोत्तर अवस्था का, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। इसका उत्तर हड़प्पा संस्कृति नाम और भी अधिक प्रचलित है, ठीक है।
उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ग्रामीण सभ्यता एवं ताम्र पाषाणिक थीं। पकाई हुई ईंटें हरियाणा के भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पाई अवस्था में मिली हैं। इनके अतिरिक्त और कहीं नहीं पाई गई हैं दोस्तों। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जाता है। स्वात घाटी को हड़प्पोत्तर काल के लोग काला धूसर ओपदार मृदभांड का प्रयोग करते थे। काली मृदभांड का, ठीक है। तो रागी भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है, ठीक है। रागी दोस्तों, आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे, ठीक है। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पाई स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट सूचक चित्राकृतियों का अभाव है। पतन के बारे में देख लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है? तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की भांति ही उसके विघटन का प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। इसके परवर्ती चरण में 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी समय हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस सभ्यता के पतन होने के या फिर विलुप्त होने के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। क्या कारण है? पहला है ब्राहा आक्रमण, यानी कि बाहरी आक्रमण। दूसरा है भूतात्विक परिवर्तन, ठीक है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। चौथा है विदेशी व्यापार में गतिरोध। पांचवा है साधनों का तीव्रता से उपभोग, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा और प्रशासनिक शिथिलता। ये सब कारण आपका बताए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के, ठीक है। तो सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विघटन के बारे में विद्यमान में मतैक्य है। कई जो विद्वान हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई अलग अलग कारण बताते हैं। जैसे कि यहाँ देख लिया जाए चार्ट में, तो विद्यमान का नाम एक तरफ पतन के कारण। तो गार्डन, चाइल्ड, हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट ने आपका पतन का कारण क्या बताया है? हड़प्पा सभ्यता के ब्राहा व आर्यों के आक्रमण को बताया है इसका कारण। जॉन मार्शल, मैके एवं SR राव ने बाढ़ को इसका कारण बताया है। RL स्टाइन, AN घोष ने जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन बताया है। MR साहनी ने दोस्तों आपका बाढ़ को इसका कारण बताया है। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को कारण बताया है। KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा को इसका कारण बताया है। VK थापर एवं रफीक मुगल ने पारिस्थितिकी परिवर्तन को इसका कारण बताया है। फेयर सर्विस व डॉक्टर कुलदीप सिंह ने पारिस्थितिकी निम्नीकरण को इसका कारण बताया। ये मैच करने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर, जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाला तथा धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा है दोस्तों। हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। सैंधवकालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और सबसे ज़्यादा सैंधवपुरा स्थल जो है गुजरात से ही उत्खनित हुए हैं। सबसे ज़्यादा पुरा स्थल गुजरात से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित है, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, केवल धौलावीरा को छोड़कर। धौलावीरा जो है आपका दोस्तों 3 भागों में विभाजित था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूलाधार था, ठीक है। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, याद रखिएगा। हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है दोस्तों हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित है, ठीक है। प्रचलन में सर्वाधिक जो आपका वर्गाकार मोहरें थी, लेकिन प्रचलन में सबसे ज़्यादा वर्गाकार मोहरें थी और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित थी मोहरें, ठीक है। बटन के आकार की मोहर जो है आपका लोथल से मिली है। बटन के आकार की मोहर कहाँ से? लोथल से मिली है। अग्निकुंड जो है आपका लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड। सिंधु घाटी के लोग आपका तलवार से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है आपका विस्तार जो है हकड़ा यानी कि प्राचीन सरस्वती घग्गर, जो कि 80% मार्ग क्षेत्र में है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार जो है सैंधव स्थलों का। अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह आपका सुत कांगेडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो तथा लोथल आदि हैं, ठीक है।
सिंधु सभ्यता के 6 मुख्य नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा एवं बनावली है, याद रखिएगा 6 मुख्य नगर। ठीक है। कोटदीजी से वाडाग्र मिला है दोस्तों, कोटदीजी से। ठीक है। कालीबंगा एवं बनावली से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक यानी कि पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं दोस्तों, कालीबंगा और बनावली से। ठीक है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, घोड़े की जानकारी। ठीक है। सैंधो नगरों में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं दोस्तों यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान जो है कालीबंगा से मिला है, याद रखिएगा, मैचिंग करने को यहाँ से पूछा जाता है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा तथा 2 हिरण विराजमान है, और मार्शल ने इसे अघशिव कहा है। ठीक है। अघशिव किसने कहा है दोस्तों? मार्शल ने कहा है इसे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ? लोथल से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। मुहरें सर्वाधिक सेलखड़ी की थी। ठीक है। धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुई है दोस्तों, धान की भूसी। धान निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है दोस्तों, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। धातु निर्मित प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति है। ठीक है। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। ठीक है। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवर नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिण भाग है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। दैमाबाद जो है स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में, जो कि है आपका अहमदनगर जिले में गोदावरी के सहायक प्रवर नदी के तट पर स्थित है ये। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ जो है आपका संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड काल में हुआ था। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्राक हड़प्पाकालीन पुरास्थल कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, जोशी और विष्ट। ठीक है। लोथल एवं सुरकोटदा भारत में हड़प्पाकालीन मुख्य बंदरगाह था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां भी मिली हैं दोस्तों, लोथल और कालीबंगा से। ठीक है, युग्म समाधियां मिली हैं। ये जूनी कुड़ाल नामक स्थल जो कि हरियाणा से स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ से। ठीक है। एजटेक, माया, मुइस्का एवं इंका सभ्यताएं क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया सभ्यता थी दोस्तों। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। ठीक है। सुमेरिया की क्यूनीफॉर्म लिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है दोस्तों इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।